हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम 14 मई 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग बिल्कुल जो बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर आधारित हम लोग साइंस और जीके के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोग तैयारी जोर शोर से करिए। और देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार मद्य निषेध की काफ़ी अच्छी खासी तैयारी कराई जा रही है। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार मद्य निषेध से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलेंगे। देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध जो था, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था कब? तो 1767 से लेकर के 1769 के दरमियान। और यह युद्ध जो है यह ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज और हैदर अली के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो युद्ध था यह मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि 1769 में हुई थी और इसी संधि के तहत, मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ था। अच्छा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1780 से लेकर के 1784 तक। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था यह 1784 की मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से लेकर के 1792 के दरमियान हुआ था। और ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था यह 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1799 में हुआ था और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, भारत में गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हुई थी। और इसको दफनाया कहाँ पर गया है? तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे यह स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और नकीब खां, अब्दुल कादिर बदाऊनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और महाभारत का नाम रज्मनामा रखा। क्या रखा? रज्मनामा, यानी कि युद्धों की पुस्तक। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, यहाँ मैं लिखता हूँ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले जो मैंने फ्रेंड्स 80 प्रश्न जीके जीएस और साइंस का कराया हुआ है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पहला नंबर सेट भी मैंने इसी तरह से पूरे डिटेल में कवर कराया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था ये पटियाली में हुआ था। ये इस तरह से याद रखेंगे, पटियाली या फिर पटियाली। ठीक है, पटियाला नहीं, पटियाली। ठीक है, एक पटियाला है तो पटियाला तो पंजाब में आ जाता है उधर, तो ये पटियाली आपको याद रखना है। पटियाली कहाँ पर है? तो देखिए, पटियाली जो है यह उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे, एटा, एटा में इनका जन्म हुआ था, एटा उत्तर प्रदेश। और ये पटियाली जो था ये कस्बा का नाम था उनका, तो ये एटा में हुआ था। और पटियाली आपको ध्यान रखना है, जगह का नाम पटियाली है। चलिए, और अमीर खुसरो के बारे में जान लीजिएगा। देखिए, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय इनको दिया जाता है। इनका मूल नाम क्या था?
तो मोहम्मद हसन इनका मूल मूल नाम था, ठीक है, मोहम्मद हसन। अगला प्रश्न हमारा कि गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। तो देखिए इनके नाम के आगे महात्मा जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था, 1917 में हुआ था, ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं की तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो देखिए सिखों के जो पांचवें गुरु थे, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, ये पांचवें गुरु थे, ठीक है, इनकी हत्या जो है जहांगीर ने करवा दी थी। और सिखों के जो नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। तो 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, संवैधानिकोत्तर यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति का अर्थ क्या है। अब एक बार आप सभी ऑप्शन को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति का अर्थ क्या है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुने गए, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो KR नारायणन जो थे ये उपराष्ट्रपति बने थे, और इनके मुख्य प्रतिद्वंदी जोगिंदर सिंह थे, जिन्हें 700 के मुकाबले मात्र एक ही वोट प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी जो है निर्विरोध चुने गए थे और ये निर्विरोध नहीं चुने गए थे, इनके जो मुकाबले में थे उनको मात्र एक वोट प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से अगर राष्ट्रपति पूछता निर्विरोध चुने गए, तो नीलम संजीव रेड्डी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी निर्विरोध ही चुने गए थे। चलिए किसी भी प्रश्न में अगर आपको फ्रेंड्स डाउट है तो आप प्रश्न संख्या लिख करके जरूर आप कमेंट करेंगे। देखिए वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, कौन सा इसमें से मौलिक अधिकार है। सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है जो विदेशियों को भी यानी कि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कानून के समक्ष समता का अधिकार। अगला प्रश्न हमारा कि बहुतकालिक प्रभाव से लागू होने वाली अपनी तरह की प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। प्रश्न को जरा ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो देखिए यह जो है यह 10वां संविधान संशोधन है जो कि 1961 में हुआ था, 1961 में हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे। इसके तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन करके इसमें दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया था। अच्छा वैसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखिएगा। और इसे सोवियत संघ के संविधान से यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको शामिल किया गया और यह संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में इनको रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। वित्त आयोग की स्थापना जो है यह आर्टिकल 280 में है और इसका अधिकार जो है स्थापना का ये राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। अच्छा राज्य वित्त आयोग अगर पूछा जाए तो 243 अनुच्छेद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सांसद विधायक को इस कारण संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह बिना अनुमति 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे। वे सदस्य थे, तो वे कहाँ के सदस्य थे, तो सबसे पहले तो जान लीजिए ये कौन थी, तो ये लता मंगेशकर जी थी, ठीक है। और इनको जो है इस कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया कि वे बिना अनुमति की सदन की 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रही थी, तो राज्यसभा हो जाएगा। अच्छा लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था, तो सन 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहले तो आप सभी कथन को एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए पढ़िए इसको, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है, सभी को पढ़ लीजिए। और देखिए पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से,
तो इसे परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यही जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य था, ध्यान रखना है, अधिकार नहीं था। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है JRY जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में 1989 में हुई थी। उसके बाद देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 24 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर के दिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रधान न्यायिक अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका निर्वाचन 9 वर्ष की अवधि के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्यों के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 न्यायाधीश होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए, बताइए। तो ये 7 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है ये किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाना, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व जो है यह संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो किसकी नहीं है? तो ये रूस की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत संबंधित है। तो देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि समर्थ का जीवत्व सिद्धांत कहलाता है। और इसके अनुसार क्या है कि समर्थ जीव ही जिंदा रह पाते हैं, जबकि जो असमर्थ जीव हैं यानी कि शक्तिहीन जीव वे मर जाते हैं। तो शक्ति के सिद्धांत से हो जाएगा। भारतीय संसद निम्नलिखित से मिलकर के बनती है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा अस्थाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक में है, भाग 11। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। तो ये जाति, धर्म, क्षेत्र, राष्ट्रहित सभी है। तो 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पदार्थ की गतिज ऊर्जा 4 जूल है, इसका वेग कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है? हाफ mv² होता है। यहाँ पर देखिए, आपसे वेग पूछा गया है, भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 4 जूल दिया गया है। हाफ मास कितना दिया गया है? मास 2 दिया गया है, 2 किलोग्राम। और यहाँ से आपसे v² पूछा जा रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि v² बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। स्क्वायर हटाइएगा तो इधर √4 चल जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। यानी कि v कितना है? 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पदार्थ का संवेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी? अब देखिए, संवेग आपको पता है √2mE हो जाएगा, ये फॉर्मूला हुआ। अब प्रश्न पढ़िए कि संवेग दोगुना कर रहा है, संवेग कितना हो गया? दोगुना हो गया। तो पूछ रहा है इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसको 1 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम। देखिए, √2mE 2 बटा √2mE 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2p है, ऊपर 2p हो जाएगा, नीचे p हो जाएगा। p से p कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, रूट से यहाँ पर आप क्या करेंगे? रूट में से इधर से रूट हटाएंगे तो ये इधर आएगा ना, इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ का 2m, इसको 2 बनाइए, 2mE 1 बनाइए।
और इधर स्क्वायर मतलब रूट हटेगा तो स्क्वायर आएगा, तो 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 2m से 2m ही कट गया ना। अब ऊपर बचा कितना, ऊपर बचा आपका E2 E1 बराबर कितना 4/1 बचा, यही बचा ना। तो यही तो पूछा गया है कि कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 60 वाट के बल्ब 5 बल्ब है 10 घंटे तक जलाया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा कितना होगा। मैंने बताया था सबको गुना करना है और 1000 से डिवाइड कर देना। 1 से 1 जीरो, फिर 1 से 1 जीरो कट गया। अब बचा कितना, 6×5 = 30 और नीचे 10, तो फिर 0 से 0 कट गया, 3 यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कौन सा है। द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का वह परिमाण है जो उसके एकांक द्रव्यमान पर ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आवश्यक है। और इसका जो यूनिट होता है ये आपका जूल पर किलोग्राम सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि बर्फ के गलनांक फ्रीजिंग पॉइंट पर नमक डालने से क्या असर होता है, तो ये बढ़ता है। गलनांक क्या होता है, बढ़ता है। वहीं हिमांक अगर पूछता तो हिमांक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू फ़ारेनहाइट। अब वैसे भी याद होगा आपको कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री। इस तरह से तो आप कर सकते हैं, नॉर्मल सा है। अगर आप इसको फर्दर निकालना चाहें तो भी फॉर्मूला C/5 = F-32/9 होता है। अब यहाँ C का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ C का -40 पुट करिए, 5 बटा में हो जाएगा और इधर F-32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5×8 = 40 -8 हो गया। क्रॉस मल्टी ये भूल जाइए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये देखिए 9×8 कितना हो जाएगा, -72 हो जाएगा। और इधर कितना हो गया, F-32 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा तो F बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +32, तो ये -40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। पीरियडिक टेबल किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बनाई, तो ये मेंडलीफ हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन के लिए है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, तो 2 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। हैलोजन कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो है हैलोजन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो हैलोजन को जो है किस में रखा गया, समूह 7 में रखा गया है, तो समूह 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस में धन विद्युत प्रभार यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज द्विधन आवेशित हीलियम परमाणु को ही हम लोग अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, द्विधन आवेशित हीलियम परमाणु को अल्फा कण कहते हैं, अतः अल्फा कण पर धन आवेश है, तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा कण हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए एल्युमिनियम की संयोजकता वैलेंसी पूछा गया है, तो एल्युमिनियम का सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए, 13 होता है। 2, 8 और 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, तो संयोजकता कितनी है, 3 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मीथेन अणु का आकार क्या है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये किस प्रकार से हो जाएगा मीथेन का, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका चतुष्फलकीय हो जाएगा। ठीक है, कैसा है, चतुष्फलकीय है ना, ये सभी हाइड्रोजन है, तो चतुष्फलकीय हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए निम्नलिखित में से किस अणु में आयनिक बंध बनता है, तो देखिए आयनिक बंध जो है इसमें से किस में बनेगा, तो देखिए आयनिक बंध KCl में बनेगा। बाकी देखिए H2O, NH3 और Cl2 इसमें क्या है, तो इसमें सहसंयोजी बंध है। इसमें क्या है, सहसंयोजक यौगिक हैं ये सभी। चलिए उसके बाद देखिएगा 1 मोल में कितने अणु होते हैं। 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, यानी कि अवोगाद्रो संख्या के बराबर ये होती है। और इसका वैल्यू कितना होता है, 6.02 × 10⁻23 होता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से पूछा गया H2SO4 का अनुभार, बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्या है, S क्या है, तो S क्या है, सल्फर है। सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास 32 होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 है, तो 16 × 4 = 64 हो जाएगा।
64 और 32 कितने हो गए, 96, और 2 कितना हो गया, 98 हो गया। 98 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस यौगिक का अनुभार 40 है, उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा NaOH का जो है 40 है, सोडियम का 23 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन है तो 16 और 23 39 और एक 40 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय तत्व के लिए है, तो जिसका आउटर सेल फुल होगा वह निष्क्रिय है। निष्क्रिय में क्या होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडोन, ये सभी अक्रिय गैस हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, पूरा कोष जो होता है वो फुल हो। उसके बाद देखिए छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया। अब देखिए छठे आवर्त में जो है उपस्थित तत्वों की कुल संख्या 32 है। 18 तत्व जो हैं ये आवर्त सारणी के मुख्य खंड में है, और 14 तत्व जो हैं ये लैंथेनम के साथ संबद्ध लैथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं। तो 32 हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है, तो हीलियम यहाँ से निष्क्रिय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी। अच्छा, गामा किरण की खोज किया था हेनरी बैकुरल और पॉल विलार्ड ने। तो यहाँ विलार्ड का नाम दिया गया, और गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात। पानी का क्या होता है, H2 होता है। पानी में हाइड्रोजन का 2 है भार पूछा गया, और ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे यानी कि 1:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर वाले तत्व को आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और चौथे समूह में रखा गया। अब देखिए ये परमाणु संख्या दिया है। सबसे पहले हम इसका विन्यास लिख देंगे, 2 8 10 और 2 12। इसका लिखिए 2 8 10 और 4 14। फिर यहाँ लिखिए 2 8 10 8 18 और 2 20। फिर इसका भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8, फिर ये 18 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखिए जिसके बाहर 4 आ रहा है, मतलब लास्ट में जो बैलेंसी आ रहा है, वहीं जो होगा चौथे समूह में होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 4 आ रहा है, यानी कि ये आपका चौथे समूह में होगा। इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो शून्य में जो है इनको किस नाम से जाना जाता है, इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तत्व एक्स की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक्स की बाहर की कक्षा में हाइड्रोजन के साथ संयोग करने पर उसका क्या होगा, तो एक्स के बाहर की तरफ 4 है तो ये हाइड्रोजन पे 4 चला आएगा, आ जाएगा ना। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, XH4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं। अभी मैंने बताया था कि 1 मोल उपस्थित अणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या होती है, और अवगाद्रो संख्या कितना होता है, 6.023 गुना 10⁻23 होता है। अब कह रहा है कि ये तो आपका कितना है, एक मतलब मोल की उपस्थिति में अणुओं की संख्या, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इतने के बराबर हो जाएगा। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, ये नीचे बटा 16 चला जाएगा। अब करेगा 1.6 ग्राम, तो 1.6 ग्राम इधर गुना कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 16 से 16 जीरो कर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये अब 22 हो जाएगा, यानी कि 6.023 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अंतः परजीवी जीव इसमें से कौन सा है, अंतः परजीवी जीव जो है इसमें से कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये आपका पट्टी कृमि है। जलीय वनस्पति इसमें से कौन सा है, जलीय वनस्पति जो है ये आपका इसमें से कमल हो जाएगा, जलीय वनस्पति। उसके बाद देखिए दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति कौन सी है, दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति जो है ये ऑर्किड है। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी नामाशेष है, तो न्यूजीलैंड में कीवी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडागास्कर की कौन सी प्रजाति नामाशेष है, तो लैमूर हो जाएगा मेडागास्कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोष के यानी कि सेल के, अंग्रेजी में इसको हम लोग सेल कहेंगे, सभी कार्यों का नियमन किसके द्वारा होता है, तो ये सेल केंद्र जो होता है, न्यूक्लियस होता है, इसी के द्वारा होता है। कोष में, सेल में द्रव्य के आने जाने का नियमन कौन करता है, तो कोष रसपटल करता है।
अगला प्रश्न कि प्याज के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। अगर इस प्रश्न में आपको डाउट है तो एक बार अच्छे से आप देखिएगा, इसमें आपका कितना हो जाएगा, 16 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पूछा गया है, बताइएगा। जोड़ा नहीं पूछा गया है, गुणसूत्र का जोड़ा, गुणसूत्र की संख्या पूछी गई है। इसका आंसर तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर भी बताइएगा। उच्च कक्षीय वनस्पति कोष में कौन सी अंगिका नहीं होती है। अब देखिए वनस्पति पूछा गया है, तो इसमें वनस्पति में जो है तारक केंद्र नहीं होता है, ठीक है। ये जो है तारक केंद्र जो होता है ये आपका वनस्पति वाले जो है उसमें नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जंतु कोशिका में आता है, प्राणी कोशिका में, ठीक है, वनस्पति में नहीं आता है। प्राणी कोष में कौन सी अंगिका कभी नहीं होती है, तो प्राणी कोष में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोष द्वारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत लक्षणिकता के लिए कौन सी अंगिका निमित्त है। बहुत ही सिंपल है, ये गुणसूत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वस्थ मनुष्य का, देखिए स्वस्थ मनुष्य का यहाँ पर डायोस्टोलिक दाब पूछा गया है, तो रक्तदाब कितना होता है, तो इसको लिखते हैं 120/80 mmHg, ये ब्लड प्रेशर है हमारा स्वस्थ मनुष्य का। 120 जो होता है ये आपका सिस्टोलिक होता है, क्या होता है, ये सिस्टोलिक होता है, इसको सिस्टोलिक कहा जाता है, और 80 को कहा जाता है डायोस्टोलिक, तो यहीं 80 राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत नहीं है, प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत नहीं है बताइए, तो इसमें से देखिए O2 का जरूरत नहीं है, बाकी देखिए ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए तो सभी जरूरत है। श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो श्वसन में जो है पूरा पूरा ऑक्सीकरण किसका होगा, ग्लूकोज का होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। इस सूर्य ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरी वनस्पतियां ग्रहण करती है, तो फ्रेंड्स यह लगभग ग्रहण करती है सूर्य ऊर्जा का हरी वनस्पतियां 2.2% लगभग। अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा।